कुछ साल पहले तक दुनिया भर के निवेशक भारत को अगला ग्रोथ इंजन बता रहे थे। सेंसेक्स और निफ्टी पर नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में पैसा लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है। साउथ कोरिया ने भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बनने का मुकाम हासिल कर लिया है। साउथ कोरिया का कुल मार्केट कैप करीब $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जबकि भारत का मार्केट कैप लगभग $4.8 ट्रिलियन रह गया है। अब सवाल है, इंडिया के पास इतना बड़ा मार्केट कैप है, इतनी बड़ी कंपनीज हैं और इन्वेस्टमेंट भी है, फिर भी अचानक से हम नीचे क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह और इन्वेस्टर्स को इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या उनका लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा या बचा रहेगा? ये सभी बातें समझते हैं आसान भाषा में। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आखिर साउथ कोरिया ने भारत को कैसे पीछे छोड़ा? इस कहानी की शुरुआत होती है बस एक शब्द से, AI। भारत में सबसे ज्यादा पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। AI को चलाने के लिए सबसे जरूरी है सेमीकंडक्टर चिप्स और मेमोरी चिप्स, और साउथ कोरिया के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी चिप कंपनीज है, पहली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी SK हाइनिक्स। AI बूम की वजह से इन दोनों कंपनियों की वैल्यूएशन आसमान छू गई। दोनों कंपनियां अब $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्लब में पहुंच चुकी हैं और पूरे कोरियन मार्केट को ऊपर खींच रही हैं। कॉस्पी इंडेक्स ने 2026 में 100% से ज्यादा की रैली दिखाई और साउथ कोरिया का मार्केट कैप एक साल में लगभग 86% बढ़ गया। अब वहीं बात करें भारत की, तो भारत की कहानी बिल्कुल अलग रही। 2024 और 2025 में जो जबरदस्त बुल रन देखने को मिला था, 2026 में उसमें कुछ रुकावटें आ गईं। मार्केट पर कई दबाव एक साथ आए। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली हो गई, रुपए की कमजोरी दिखी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिला, ऑयल प्राइसिंग पर काफी दबाव रहा, अर्निंग ग्रोथ में भी सुस्ती दिखी, AI थीम से जुड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज की कमी दिखी। इसी वजह से ग्लोबल फंड ने अपना पैसा AI सर्टेन मार्केट्स जैसे साउथ कोरिया, ताइवान की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया और इसीलिए हमारी रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसे टाइम में जिसने भी मार्केट में पैसा लगा रखा है, उसके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हमारा पैसा सेफ है या नहीं, क्योंकि मार्केट की रैंकिंग तो गिर रही है। तो बात सिर्फ रैंकिंग बदलने की नहीं है। यह खबर बताती है कि स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। साउथ कोरिया का मार्केट कैप भारत से बड़ा हो गया है, लेकिन भारत की इकोनॉमी अभी भी साउथ कोरिया से दोगुने से ज्यादा आकार की है। IMF के अनुसार इंडिया की GDP $4.15 ट्रिलियन की है। वहीं बात करें साउथ कोरिया की GDP की, तो वो है $1.93 ट्रिलियन। यानी स्टॉक मार्केट में साउथ कोरिया आगे निकल गया है, लेकिन रियल इकोनॉमी के मामले में भारत अभी भी काफी बड़ा है और बाजार में भी इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। मतलब साफ है, निवेशकों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं, क्या भारत पहले भी अपनी रैंकिंग खो चुका है या नहीं। अगर आप सिर्फ आज की खबर देखें तो ऐसा लगेगा कि भारत की स्टॉक मार्केट स्टोरी कमजोर पड़ रही है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। सिर्फ 2 साल पहले यानी कि 2024 में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। भारत ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बनने का रिकॉर्ड बनाया था। उस समय दुनिया भर के निवेशक भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगा रहे थे, लेकिन मार्केट की दुनिया में रैंकिंग हमेशा स्थायी नहीं होती है। जिस तरह 2024 में भारत ऊपर गया था, उसी तरह 2026 में AI बूम की वजह से पहले तालिबान और फिर साउथ अफ्रीका भारत से आगे निकल गए। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो भारत का बाजार कई बार ऐसे दौर से गुजरा है जब लोगों की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है। बात करें 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, लेहमन ब्रदर्स के डूबने के बाद सेंसेक्स लगभग 60% तक टूट गया था। उस समय भी निवेशकों को लग रहा था कि भारतीय बाजार को संभालने में कई साल लगेंगे, लेकिन अगले कुछ वर्षों में बाजार ने फिर से नए रिकॉर्ड बना दिए। अब बात करें 2020 कोविड क्राइसिस की, तो मार्च 2020 की महामारी के दौरान सेंसेक्स कुछ ही हफ्तों में 40% गिर गया था, लेकिन लोग शेयर बाजार से डरकर बाहर निकल रहे थे। लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार ने इतिहास की सबसे तेज रिकवरी करके दिखाई। अब बात करें 2022-23 ग्लोबल रेट हाइक फेज की, तो जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरें बढ़ा रहे थे, तब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार से अरबों डॉलर निकाले थे। फिर भी भारत वापस से मजबूत स्थिति में होकर उभरा था। मतलब ये इंडिया के लिए नया नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके के हालात
बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वो जगह है जहां कई छोटे निवेशक गलती करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उन्हें लगता है कि यह हमेशा ऊपर ही जाएगा, और जब रैंकिंग नीचे होती है तो उनको लगता है कि पूरी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पर काम चल रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन चलाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश करा जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स भी अभी मौजूद हैं। इसीलिए घबराएं नहीं और जल्दीबाजी में अपने पैसों को बाहर ना निकालें। यह घटना भारत के लिए एक वार्निंग सिग्नल जरूर है कि दुनिया का पैसा अब सिर्फ ग्रोथ नहीं देख रहा है। दुनिया अब देख रही है एआई लीडरशिप, सेमीकंडक्टर स्ट्रेंथ, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक इन्वोल्यूशन। साउथ कोरिया और ताइवान ने एआई बूम का फायदा उठाया क्योंकि उनके पास ग्लोबल चिप्स जायंट्स मौजूद हैं। भारत को अगले दशक में इसी क्षेत्र में मजबूत कंपनियां तैयार करनी होगी, तभी ग्लोबल कैपिटल का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ लौटेगा। एक निवेशक के रूप में इस खबर को हार या जीत की तरह मत देखिए, इसे एक संकेत की तरह देखिए। दुनिया बदल रही है, पहले ऑयल इकोनॉमी पर था, फिर इंटरनेट इकोनॉमी आई, अब एआई इकोनॉमी का दौर शुरू हो गया है। साउथ कोरिया इस समय एआई वेव पर सवार है। भारत अभी अपने अगले ग्रोथ इंजन की तलाश में है, और इतिहास गवाह है, जो देश अगली टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को पकड़ लेता है वही अगले दशक में मार्केट लीडर बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया एआई रेवोल्यूशन में सिर्फ कंज्यूमर बनेगा या फिर ग्लोबल लीडर भी बनेगा? ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।